सोच को अपनी ले जाओ शिखर तक, सोच को अपनी ले जाओ शिखर तक कि उसके आगे सारे सितारे झुक जाएं। सोच को अपनी ले जाओ शिखर तक कि उसके आगे सारे सितारे झुक जाएं। ना बनाओ अपने सफ़र को किसी कश्ती का मोहताज, ना बनाओ अपने सफ़र को किसी कश्ती का मोहताज। चलो इस शान से कि तूफान भी झुक जाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल ज्ञानालय में। फ्रेंड्स, आज का हम लोगों का कुछ ऐसा टॉपिक है जिसके बिना अंधेरा कायम रहता है या जिसके बिना सब कुछ अंधेरा ही अंधेरा रहता है। जी हाँ साथियों, आज का हम लोगों का जो टॉपिक है वो है प्रकाश से रिलेटेड। और प्रकाश से रिलेटेड आज उसमें जो हम लोग का मेन टॉपिक होगा वो होगा प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, उसके एग्जाम्पल्स क्या क्या होते हैं, एग्जाम में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, कुछ इन्हीं टॉपिक पर आज हम लोगों का यहाँ पर डिस्कशन होगा, चर्चा होगी। चूँकि ये पूरा मुद्दा प्रकाश से जुड़ा हुआ है तो सबसे पहले यह आवश्यक हो जाता है कि हम लोग यह जान लें कि आखिर प्रकाश क्या होता है, उसका प्रकृति क्या होता है, उसकी स्पीड क्या होती है, जिससे हमें एक आइडिया लग जाएगा, उन सब चीज़ों को समझने में आसानी हो जाएगी। तो चलिए समझते हैं आखिर में हमसे किस तरह से वाइवा में प्रश्न पूछे जाते हैं, या जो इंटरव्यू होता है अगर मान लो लाइट से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं तो वहाँ से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इन्हीं सब बातों के साथ में अपने टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि अभी हमने आपको पहले बताया, हम लोगों का जो मेन टॉपिक है प्रकाश का अपवर्तन। पूरा टॉपिक प्रकाश से जुड़ा होने की वजह से हम लोगों के लिए आवश्यक हो जाता है कि सबसे पहले हम लोग प्रकाश को ही समझ लें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को, प्रकाश को। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं कि आखिर में प्रकाश क्या होता है। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा, जब हम लोग क्लास 6 से पढ़ना शुरू करते हैं तो वहाँ पर हमें बताया जाता है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है। बट अगर इसी को अगर हम लोगों को एक साइंटिफिक वे में रिटर्न करना हो, एग्जामिनेशन में लिखना हो या कहीं वाइवा में बोलना हो, तो कैसे हम लोग प्रकाश को डिफाइन कर सकते हैं, चलिए इसी टॉपिक को समझते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर आपको एक चीज़ दिखाई दे रहा होगा, प्रकाश का अपवर्तन। अगर यहाँ से अभी इस चीज़ों को हटा दिया जाए तो यहाँ पर बचेगा केवल प्रकाश। ठीक है, तो चलिए समझते हैं प्रकाश आखिर में होता क्या है। तो साथियों, आप सभी को जैसा कि अभी हमने पहले बताया कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है। तो इसी को साइंटिफिक वे में हम लोग अब समझते हैं कि हमारी दृष्टि की अनुभूति जिस भौतिक बाह्य कारण के द्वारा होती है उसी को हम लोग प्रकाश कहते हैं। क्या है साथियों, हमारी दृष्टि की अनुभूति जिस भौतिक बाह्य कारण के द्वारा होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। तो ये हो गया साथियों हम लोगों का प्रकाश क्या है कि क्या है, हमारी दृष्टि की अनुभूति क्या होती है, जिस भौतिक कारण के द्वारा होती है उसी को प्रकाश कहते हैं। तो प्रकाश यहाँ से अब हम लोग यह कह सकते हैं कि प्रकाश जो होता है एक प्रकार का साधन होता है जिसकी सहायता से जिन भी प्राणियों के पास में आँख होता है वो क्या करते हैं, देखने का काम करते हैं। तो यहाँ से एक डिफिनीशन और निकल के आता है कि प्रकाश एक प्रकार का साधन है जिससे क्या होता है, जिन भी जीवधारियों के पास आँख होता है वो उनको देखने में सहायता मिलती है। तो ये तो हो गया हमारा प्रकाश। अब चलिए समझते हैं आखिर में जो प्रकाश होती है इसकी प्रकृति क्या होती है। जैसे व्यक्ति होते हैं उनकी भी अपनी प्रकृति होती है, कुछ पॉजिटिव होता है कुछ नेगेटिव होता है। जैसे आप समझ लो जो गाड़ियाँ आती हैं उनकी जो नेचर है उसमें एक पेट्रोल से चलती है, तो मान लो उसमें सीएनजी भी आ रहा है। ठीक है, पेट्रोल समाप्त हो जाए सीएनजी यूज़ कर लो, सीएनजी समाप्त हो जाए पेट्रोल यूज़ कर लो। तो उसी तरह से हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारा लाइट होता है, यानी कि जो अब हम लोग देखते हैं कि प्रकाश की आखिर में दोहरी प्रकृति क्या होती है। प्रकाश की जो दोहरी प्रकृति होती है साथियों, इसको हम लोग दो रूपों में वर्गीकृत कर सकते हैं। जो पहला होता है आपका ये होता है कण प्रकृति, और जो दूसरा होता है ये होता है तरंग प्रकृति। तो दोहरी प्रकृति के अंतर्गत हम लोगों ने देखा कि पहला जो होता है वो कण प्रकृति होती है, दूसरा जो होता है तरंग प्रकृति होती है। कण की प्रकृति जहाँ फेल होती है वहाँ तरंग प्रकृति का वहाँ पर उसका गुण शो हो जाता है, जहाँ तरंग प्रकृति फेल होता है वहाँ से उसकी क्या हो जाती है, कण प्रकृति का गुण वहाँ पर शो होता है। तो जो प्रकाश होता है बेसिकली इसके दो प्रकृति होते हैं, एक तरंग प्रकृति होती है, दूसरा आपका कण प्रकृति होता है। अब कण प्रकृति को सबसे पहले हम लोग समझते हैं आखिर में कण प्रकृति क्या होती है। तो कण प्रकृति के अंतर्गत आप लोग दो चीज़ों को देख पाएंगे। पहला होता है प्रकाश का विद्युत प्रभाव, दूसरा होता है आपका क्वांटम प्रभाव। ये कण प्रकृति के अंतर्गत आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट आपका होता है प्रकाश का विद्युत प्रभाव होता है, दूसरा आपका होता है क्वांटम प्रभाव। इन प्रभावों की जो व्याख्या है
एक बहुत ही प्रसिद्ध वैज्ञानिक हुए जिनसे हर एक साइंस का स्टूडेंट भलीभांति परिचित होता है। उनका नाम है अल्बर्ट आइंस्टीन। उन्होंने इन प्रभावों की व्याख्या कुछ इस प्रकार किया कि प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में या छोटे छोटे पैकेटों के रूप में चलता है। क्या इन्होंने बताया कि जो प्रकाश होता है वह ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में चलता है, जिन्हें उन्होंने नाम दिया फोटान। और इस पूरे सिद्धांत को उन्होंने प्रकाश का फोटान सिद्धांत के नाम से जाना गया। ये जो उनका पूरा सिद्धांत हुआ, इस पूरे सिद्धांत को लोगों ने क्या नाम दिया? प्रकाश का फोटान सिद्धांत। तो आप लोगों को बेसिकली ये कण की जो प्रकृति होती है इसको ध्यान रखना है। इसका व्याख्या किसने दिया? अल्बर्ट आइंस्टीन जी ने दिया। अच्छा, एक चीज और यहाँ पर ध्यान रखना है, आइंस्टीन जो जाने जाते हैं वो मैक्सिमम वो अपने ऊर्जा समीकरण के रूप में जाने जाते हैं, जो होता है आपका प्रकाश का ऊर्जा समीकरण, यानी कि E=mc²। एक चीज़ और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जो वाइवा में या इंटरव्यू में मैक्सिमम प्रश्न पूछे जाते हैं कि प्रकाश या अल्बर्ट आइंस्टीन जो थे उन्हें किस खोज के लिए नोबेल प्राइज़ मिला था और कब मिला था। तो आप ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम स्टूडेंट का यही आंसर होता है कि उन्हें E=mc² के लिए मिला था, बट ध्यान रखना ये उसका आंसर नहीं है। तो इन्हें जो नोबेल प्राइज़ मिला था वो सन 1921 ईस्वी में इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था। और उन्होंने जब यह खोज किया था या जब डिफाइन किया था कि प्रकाश का विद्युत प्रभाव, तो इसके लिए उन्हें सन 1921 में नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा चीज़, आप लोग हिस्ट्री से इसको रिलेट कर सकते हो कि 1921 में वह भारत में कौन सा आंदोलन चल रहा था। आप सभी को पता है कि 1921 में भारत क्या था? अंग्रेज़ों का गुलाम था। उस समय में भारत में कई आंदोलन हो रहे हैं भारत को स्वतंत्र कराने के लिए। तो आप लोगों को कमेंट में बताना है कि जब अल्बर्ट आइंस्टीन को सन 1921 में नोबेल प्राइज़ मिला था प्रकाश वैद्युत प्रभाव की खोज के लिए, तो उस समय भारत में कौन सा आंदोलन प्रारंभ था या चल रहा था। ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, आपको इसको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। तो चलिए अब हम लोग थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं तरंग की प्रकृति। तरंग प्रकृति के अंतर्गत हम लोगों को पढ़ना है प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, और जो प्रकाश सरल सीधी रेखा में इसका जो गमन होता है, यानी कि जो प्रकाश किरणें होती हैं एक सीधी रेखा में गमन करती हैं, जिसके कारण क्या होता है, जो आपका सूर्य ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण होता है, ये जो घटना घटित होती है उसका मेन कारण यही है कि जो प्रकाश होता है वह सीधी रेखा में गमन करता है। तो यहाँ पर आप लोगों को दो चीज़ ध्यान रखना है कि प्रकाश की सरल रेखा में गमन करने की वजह से जो आप चंद्र ग्रहण देखते हो, सूर्य ग्रहण देखते हो, उसका एक ये मुख्य कारण होता है। अब चंद्र ग्रहण क्या होता है, सूर्य ग्रहण क्या होता है, आप सभी को तो पता ही होगा। हम लोग समझते हैं प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल क्या होती है, इसको सर्वप्रथम किसने डिफाइन किया था, तो इस पॉइंट को अब हम लोग समझते हैं। तो प्रकाश की चाल को सर्वप्रथम डिफाइन किया था एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक हुए रोमर। उन्होंने देखा कि जो बृहस्पति ग्रह है उसके एक उपग्रह को उन्होंने देखा, और उस उपग्रह में जो चंद्र ग्रहण यानी कि जो ग्रहण लगता है, दो ग्रहणों के बीच की अवधि को उन्होंने देखा, और उस अवधि के आधार पर उन्होंने प्रकाश की चाल को डिफाइन किया। तो इसके जो वैज्ञानिक हुए कौन हुए? रोमर हुए। इनका जो स्पीड निकाला गया, कैसे निकाला गया? बृहस्पति ग्रह के उपग्रह के दो ग्रहणों की अवधि को देखकर या उसी से उन्होंने एक अनुमान लगाया, और उसी के आधार पर उन्होंने प्रकाश के चाल को डिफाइन किया। और उन्होंने यह बताया कि जो प्रकाश का चाल होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो प्रकाश का जो निर्वात में चाल होता है 3 × 10 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन्होंने बताया ये होती है प्रकाश की निर्वात में। तो अभी हम लोगों ने देखा कि जो प्रकाश की चाल को सर्वप्रथम किसने डिफाइन किया था, तो रोमन ने डिफाइन किया। कैसे डिफाइन किया था? जो बृहस्पति ग्रह है उसके उपग्रहों में लगने वाले दो ग्रहणों के अवधि के माध्यम से उन्होंने प्रकाश के चाल को डिफाइन किया था। निर्वात में इन्होंने प्रकाश की चाल को कितना डिफाइन किया था? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। या इसी को आप किलोमीटर में देखोगे तो आपका जो किलोमीटर में हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 2997776 km पर सेकेंड हो जाएगा आपका ये।
ठीक है। अगर आप मीटर में देखोगे तो कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड ऑफ लाइट होती है, किस यहाँ पर निर्वात में होती है। किलोमीटर में आप लोग देखना चाहोगे तो कितना होता है 299,776 किलोमीटर पर सेकेंड होता है, ये होती है स्पीड। अब स्पीड के बारे में थोड़ा सा और हम लोग समझ लेते हैं। स्पीड का जो जब मान लो निर्वात में तो इसका स्पीड हो गया, अब जब ये एयर में इसकी स्पीड कितनी होती है, तो जो एयर होता है ना उसमें इसकी स्पीड कुछ कम हो जाती है। वो कितनी कम हो जाती है, वो जो आपका होता है 0.03%, ये इसका कम हो जाता है। कहाँ पर, जब प्रकाश एयर में प्रवेश करता है तो इसकी स्पीड 0.03% कम हो जाती है। इसके बाद में अब ये हो गया एयर, जैसे ही जब ये वाटर में प्रवेश करेगा तो वहाँ पर इसकी स्पीड और कम हो जाएगी। वहाँ पर जो इसकी स्पीड कितनी कम हो जाती है 25% कम हो जाती है। इसकी स्पीड कहाँ पर, जल में 25% कम हो जाती है। इसके बाद में जब ये ग्लास में प्रवेश करेगा, ठीक है, तो ग्लास में इसकी स्पीड और भी कम हो जाएगी। यानी कि जैसे जैसे ये सघन माध्यम में प्रवेश करता जाता है इसकी स्पीड क्या होती जाती है, कम होती जाती है। तो जो इसका ग्लास होता है उसमें इसकी स्पीड लगभग 35% क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसको आप सभी को ध्यान रखना है। इसके बाद में अब आता है कि जो प्रकाश होता है सन से और जो अर्थ होता है यानी कि पृथ्वी तक पहुंचने में इसको टोटल कितना समय लगता है। क्योंकि आप सभी को पता है कि जो डिस्टेंस होता है सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी होती है वो टोटल कितनी होती है 156 मिलियन या 150, कभी कभी आपको 56 मिलेगा कहीं देखने को, कहीं 50 मिलेगा, तो आप ऑप्शन पर ये डिपेंड करता है। तो बेसिकली जो आपको एनसीईआरटी बुक्स में मिलेगा वो 150 मिलियन किलोमीटर जो होता है ये डिस्टेंस आपका होता है। कहाँ से, सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो डिस्टेंस होती है कितना होता है 150 मिलियन किलोमीटर होता है। क्योंकि उतने डिस्टेंस को यह ट्रैवल करके पृथ्वी तक आती है तो यहाँ तक उसको पहुँचने में टोटल कितने समय लगते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा टोटल 499 सेकेंड का समय लगता है, या 8 मिनट 19 सेकंड का, ठीक है, 8 मिनट 19 सेकंड का, ये आपको ध्यान रखना है। ये टाइम लेता है कहाँ से, सूर्य से पृथ्वी तक पहुँचने में, उसके द्वारा सूर्य का जो प्रकाश होता है वो इतना समय लेता है ट्रैवल करने में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं हम लोग का तो अब हम लोग अपना टॉपिक समझते हैं, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, इसके क्या क्या एग्जाम्पल्स होते हैं, रिटन एग्जामिनेशन में कहाँ से प्रश्न बनते हैं, इस टॉपिक को समझते हैं। प्रकाश का अपवर्तन हम डिफाइन करने से पहले आपको यहाँ पर एक डायग्राम के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं। अब जैसे मान लो भाई हमारे पास ये दो मीडियम है, एक विरल माध्यम है, दूसरा सघन माध्यम है, फिर से यहाँ पर आपका हो गया है विरल माध्यम। अब मान लो प्रकाश किरणें ऊपर से आ रही हैं, ठीक है, ये एक कैसा माध्यम है, पारदर्शी माध्यम है, ठीक है। प्रकाश किरणें जैसे ही इस माध्यम से इस माध्यम में आएंगी तो उसमें कुछ ना कुछ क्या हो जाएगा, चेंजेस हो जाएगा। वो कैसे होगा, आइए अब इसको समझते हैं। तो जैसे मान लो ये हमारे पास है एक पारदर्शी माध्यम विरल है और ये जो दूसरा पारदर्शी माध्यम है सघन है, ठीक है। इसको मान लेते हैं वायु है, या इसको निर्वात मान लो, इसको वायु मान लो, इसको जल मान लो, इसको ग्लास मान लो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब लेकिन जो यहाँ पर मीडियम होना चाहिए वो आपका पारदर्शी होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने माना कि ये एक पारदर्शी माध्यम है और ये एक पारदर्शी माध्यम है। तो यानी कि जब यहाँ से प्रकाश किरणें आएंगी डायरेक्ट, इसको कहा जाता है अभिलंब, ठीक है। यानी कि जब 90 डिग्री पर लंबवत इस अभिलंब पे जो यह तल है, यह जो आप लाइन देख रहे हो, यह जो तल होता है यह विरल माध्यम को और सघन माध्यम को क्या करता है, अलग करता है। यानी कि इस तल पर जब प्रकाश किरणें अभिलंबवत प्रवेश करती हैं यानी कि आपतित होती हैं तो वो सीधे उसी मार्ग से तो निकल जाती है। बट यहाँ पर दूसरे कंडीशन में क्या होता है कि अगर मान लो अभिलंबवत इस मीडियम में यानी कि इन दो माध्यमों में प्रवेश नहीं करती है, अगर कुछ वह एंगल बनाती है या कुछ उसमें झुकाव होता है
तब जब वह विरल माध्यम से सघन माध्यम में या सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो उसके मार्ग में क्या होता है, कुछ विचलन हो जाता है या उसके मार्ग में परिवर्तन हो जाता है। तो उसी परिवर्तन को साथियों कहा जाता है प्रकाश का अपवर्तन। यानी कि आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हो कि जब प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती हैं तो यदि वह अभिलंबवत आपतित होती है तो उसके मार्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, परंतु यदि वह अभिलंबवत आपतित नहीं होती है तो उसके मार्ग में क्या हो जाता है, कुछ परिवर्तन हो जाता है और इसी परिवर्तन को साथियों प्रकाश के अपवर्तन के नाम से जाना जाता है। अब यह डिपेंड करता है, इसमें दो केस होता है। अब आपका जो माध्यम होना चाहिए, जो पारदर्शी माध्यम है, वह होता है आपका विरल और दूसरा होता है सघन। अब जैसे मान लो हमारे पास यहाँ पर है ऊपर विरल और यहाँ पर है सघन, यानी कि जो प्रकाश किरणें हैं वह विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर रही हैं। तो यहाँ पर अब आपका दो कंडीशन होगा, जब विरल से सघन में होगी तो क्या कंडीशन होगा, सघन से विरल में प्रवेश करेगी तो क्या कंडीशन होगा। इसको हम और आसान बनाने के लिए आपको समझाते हैं। जैसे देखिए क्या होता है कि जब आप लोग स्कूल में जाते हो, यानी कि जो आपका स्कूल होता है, वहाँ पर क्या होता है, जो बच्चे होते हैं जो पढ़ने जाते हैं वो कई घरों से यानी कि कई जगहों से आते हैं, यानी कि दूर दूर से आते हैं। और वहाँ पर स्कूल जो होता है आपका कम जगह पे होता है, यानी कि बच्चे तो दूर दूर से आए, यानी कि विरल माध्यम से आए और वह छोटे से जगह पर आ गए, यानी कि सघन माध्यम में आ गए। तो यहाँ पर क्या हुआ, वह दूर से तो आए बट वो सभी क्या हो गए, इकट्ठा हो गए। बट अगर वही बच्चे उस स्कूल से निकलते हैं तो बहुत तेज़ी से वहाँ से निकल के भागते हैं और अपने घरों के लिए चले जाते हैं। यानी कि हमारे कहने का कुल मतलब यह है कि जब प्रकाश किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती हैं तो वह अभिलंबोत तल की तरफ थोड़ा सा झुक जाती है, यानी कि उसका जो परिवर्तित किरण होता है वह अभिलंबोत तल की तरफ झुक जाता है। यानी कि जाना चाहिए जिस मार्ग से, उस मार्ग से तो वह नहीं जाता है, वह अभिलंबोत की तरफ से होकर के जाता है, यानी कि उस अभिलंबोत तल की तरफ थोड़ा सा झुक जाता है। ये हो गया पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या होता है कि अगर मान लो यही किरणें अगर सघन माध्यम से फिर से विरल माध्यम में प्रवेश करती हैं तो क्या होता है, अभी हम लोगों ने देखा कि जब बच्चे स्कूल से निकलते हैं तो वह दूर दूर भाग जाते हैं, यानी कि बहुत तेज़ी से निकलते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है कि जब प्रकाश किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंबोत जो तल होता है उससे दूर हट जाती है। ठीक है, ये होता है प्रकाश का अपवर्तन का गुण। यानी कि यहाँ पर आपको दो चीज़ ध्यान रखना है कि जो प्रकाश का माध्यम होता है जो आपका विरल होता है, दूसरा सघन होता है। जब सघन से विरल में जाएंगी तो अभिलंबोत से दूर हट जाती हैं। यहाँ पर दूसरा पॉइंट यह ध्यान रखना है कि जब विरल से सघन में प्रवेश करती हैं तो अभिलंबोत की तरफ झुक जाती हैं, यानी कि अभिलंबोत की तरफ वो होकर के गुजरती हैं। ये आपको दो पॉइंट ध्यान रखना है। अब ये जो होता है, अब जैसे मान लो इस डायग्राम से समझते हैं, ये है आपका यह तल जो आपका डिफाइन कर रहा है कि इसके ऊपर आपका विरल है और इसके डाउन साइड में आपका सघन है। अब मान लो यहाँ पर कोई एक ऐसा प्रकाश किरण है जो डायरेक्टली ऐसे आया और ऐसे निकल गया, ये है अभिलंबवत, यानी कि जो 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए आएगा उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा, वह सीधे अपने मार्ग से निकल जाएगी। बट यहाँ पर जो और भी किरणें होंगी, जैसे मान लो यहाँ से ये आ रही किरण, ये कुछ एंगल बना रही है, क्योंकि ये जो किरणें होती है ये इंसिडेंट रे होती हैं, यानी कि आपतित किरणें होती हैं। इसको हम लोग नाम दे देते हैं आई एंगल। ओके, ये होती हैं आपकी आपतित किरणें। अब ये है विरल माध्यम, ये जैसे ही सघन माध्यम में प्रवेश करेगी, इसको जाना चाहिए था तो इस तरफ से, बट वो उधर ना जा करके इसके मार्ग में थोड़ा सा विचलन हो गया, ये हो गया आपका अभिलंब। ठीक है, ये अभिलंब की तरफ थोड़ा सा झुक गई और इस तरह से होकर के ये निकल गई। अब ये जैसे ही आगे बढ़ रही है, देखो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, फिर से ये माध्यम हो जा रहा है, विरल माध्यम हो जा रहा है। तो इस विरल माध्यम से, ये तो माध्यम हुआ सघन, ये हो गया विरल। अब जाना तो चाहिए था इसको डायरेक्टली ऐसे, बट ये नहीं, ये अभिलंबोत्तल है, इससे ये थोड़ा सा दूर हट जाएगी। ठीक है, और इसी घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन के नाम से जाना जाता है। तो इसमें आपको बेसिकली दो पॉइंट ध्यान रखना है जो इम्पॉर्टेंट है कि जो प्रकाश किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती हैं तो अभिलंबोत्तल से दूर हट जाती हैं, और दूसरा जो आपको ध्यान रखना है कि अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंबोत्तल की तरफ झुक जाती है।
अभिलंबवत तल की तरफ से होकर गुजरती है। ये आपको 2 पॉइंट ध्यान रखना। और इसी पूरी घटना को कहा जाता है साथियों प्रकाश का अपवर्तन के नाम से जाना जाता है। जो अब आपका यहाँ से मेन प्रश्न बनता है वो यहाँ से बनता है कि इसके कौन कौन से एग्जाम्पल्स होते हैं जहाँ पर प्रकाश का अपवर्तन का जो घटना होता है वह शो होता है। तो इसमें आप सभी को ध्यान रखना है, पहला पॉइंट जो होता है, जो आप सभी देखते हो स्टार्स जो होते हैं रात के समय वो टिमटिमाते नजर आते हैं, ठीक है। तो जो सबसे पहला एग्जाम्पल है आपका वही है कि जो तारों का टिमटिमाना होता है, यानी कि जो तारे एक जगह पर स्थित नहीं दिखते हैं रात्रि के समय, वह ऐसा प्रतीत होता है कि वह चलते हैं, यानी कि वह मूव कर रहे होते हैं, बट एक्चुअल में ऐसी घटना नहीं होती है। तो उसका जो पहला रीजन यही है मुख्य कि यही प्रकाश का अपवर्तन की वजह से ही तारे रात्रि के समय हमें टिमटिमाते हुए या एक जगह से दूसरे जगह मूव करते हुए नजर आते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि तारों से जब प्रकाश किरणें चलती हैं तो उन्हें कई माध्यमों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि आप सभी को पता है कभी उन्हें क्या मिलता है, निर्वात मिलता है, और कभी उन्हें वायुमंडल का सामना करना पड़ता है। तो कभी उन्हें विरल माध्यम मिलता है, कभी सघन माध्यम मिलता है। तो आप लोग अभी देख रहे हो इसको जाना चाहिए था तो ऐसे, लेकिन ऐसे नहीं गया, ये यहाँ चला आया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ आया। तो इसी प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो आपका पर स्टार होता है क्या होता है, टिमटिमाते हुए या एक जगह से दूसरी जगह गति करते हुए नज़र आते हैं। तो आपका पहला ये एग्जाम्पल हो गया। दूसरा जो एग्जाम्पल होता है कि जैसे मान लो आप कोई एक बकेट ले लो, यानी कि कोई बाल्टी ले लो, और उसमें आप एक सिक्का डालो और उसमें आप क्या डाल दो, पानी डाल दो। तो ऐसा प्रतीत होता है कि जो सिक्का है ना, वह जो उसकी एक्चुअल डीप होती है, जो उसकी एक्चुअल गहराई होती है, उससे वह कुछ ऊपर दिखा हुआ प्रतीत करता है, यानी कि उससे कुछ ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। तो यही आपका ये दूसरा एग्जाम्पल होता है कि जो सिक्के का किसी पानी में उसकी वास्तविक गहराई से कम गहराई प्रतीत होना ही इसका कौन सा प्रभाव होता है, प्रकाश का अपवर्तन का प्रभाव होता है। दूसरा पॉइंट, अच्छा इसी सिक्के से आप रिलेट कर सकते हो, जो मछली होती है, जैसे आप लोग देखते हो जो मछली होती है वो होती है तो ज़्यादा गहराई में, बट उसको अगर हम लोग पानी के ऊपर से देखते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि नहीं, वो थोड़ी उसकी वास्तविक गहराई से कम गहराई पर वह नज़र आती है। तो उसका भी जो मेन रीजन होता है साथियों, ये होता है आपका प्रकाश का अपवर्तन। तो पहला हम लोगों ने देखा तारों का टिमटिमाना, दूसरा हम लोगों ने देखा सिक्कों का आभासी गहराई। तीसरा हम लोगों ने देखा इसी पर आधारित मछली की आभासी गहराई। इसके बाद में जो आपका फोर्थ होता है, अब जैसे मान लो आपके पास कोई एक बाल्टी है या कोई एक पात्र है, उसमें आप एक कोई रॉड डाल दो, या ठीक है आप उसमें कोई एक छड़ डाल दो। तो ऐसा प्रतीत होता है कि जो पार्ट होता है, जो जल के नीचे वाला पार्ट होता है रॉड का या छड़ का, या जो ऊपर वाला पार्ट होता है, ऐसा लगता हो कि वहाँ से वह टर्न हो गया, ठीक है, वह मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। यानी कि एक ऐसा क्षण जो किसी एक पानी से भरे पात्र में रखा गया हो या कोई ऐसे लिक्विड में रखा गया हो जो पारदर्शी लिक्विड हो, तो ऐसा प्रतीत होता है वो क्षण जो होता है कि वहाँ से वो क्या मुड़ गया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेन रीजन होता है यही होता है कि वहाँ पर भी प्रकाश का अपवर्तन का नियम फॉलो होता है। तो साथियों इसका जो मेन एग्जाम्पल्स है, ये कुछ 4-5 एग्जाम्पल्स हैं, इसको आप सभी को ध्यान रखना है कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण कौन कौन सी घटनाएं घटती हैं। तो आप लोगों ने पहला देखा तारों का टिमटिमाना, दूसरा देखा सिक्कों का आभासी गहराई, यानी कि सिक्का का जो वास्तविक गहराई ना होकर के उसका कुछ ऊपर दिखा हुआ प्रतीत होना, यहाँ पर भी जो आपका मेन रीजन होता है प्रकाश का अपवर्तन होता है। दूसरा हम लोगों ने देखा कि जो मछली होती है सिक्के पर आधारित ही है,
उसका भी आभासी गहराई कह सकते हो। तीसरा, हम लोगों ने देखा कि पानी से भरे पात्र में जो कि पारदर्शी लिक्विड होता है, उसमें जो एक कोई क्षण डाला जाता है तो उसको वहाँ से मुड़ा हुआ दिखाई देता है। वहाँ भी ये मेन रीजन जो होता है आपका प्रकाश का अपवर्तन का ही नियम होता है। एक बार और हम लोग समझ लेते हैं प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। तो बेसिकली साथियों, हम लोगों ने सीखा कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है कि जब प्रकाश किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो उसके मार्ग में कुछ विचलन हो जाता है या उसके मार्ग में कुछ परिवर्तन हो जाता है। उसी परिवर्तन को साथियों हम लोगों ने नाम दिया प्रकाश का अपवर्तन के नाम से। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखना है, ये एक होती है जो वहाँ से जो प्रकाश किरणें होती हैं जो आपतित होती हैं उन्हें आपतित किरणें कहा जाता है। जो प्रकाश किरणें रिफ्लेक्ट होती हैं, जो रिफ्रैक्शन होता है, जो परावर्तित होता है, उन्हें कहा जाता है परावर्तित किरणें। इसमें इसका जो प्रकाश का अपवर्तन होता है इसमें टोटल 3 नियम होते हैं। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते, इसमें पूछे नहीं जाते हैं। हालांकि इसमें एक जो नियम है प्रकाश का अपवर्तन का दूसरा नियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर आप लोग एक पॉइंट आउट के तौर पर ध्यान रखोगे कि जो प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम होता है वह होता है स्नेल का नियम। ये नियम क्या होता है, चलिए इसको हम डिफाइन कर दे रहे हैं। क्योंकि यह स्नेल का नियम है इसलिए यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आपको ध्यान रखना है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, 3 नियम होते हैं। उनमें से दूसरा इंपॉर्टेंट है जो कि किस नाम से जाना जाता है, स्नेल के नियम के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है जो प्रकाश का अपवर्तन का जो द्वितीय नियम है वह यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि यह जो आपका होता है यहाँ इस अभिलंब और इस आपतित किरण के मध्य में जो कोण बनता है इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, इंसिडेंट एंगल के नाम से जानते हैं या आपतन कोण के नाम से जानते हैं। दूसरा जो होता है ये आपका अभिलंब हो गया और ये हो गया आपका परावर्तित किरण या आपका इस कोण को जो यहाँ जो आपका कोण बन रहा है इस कोण को हम लोग किस नाम से जानते हैं, अपवर्तन कोण के नाम से जानते हैं। ये हो गया आपतन कोण, ये हो गया आपका अपवर्तन कोण। तो बेसिकली जो प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम है यही है कि किन्हीं 2 माध्यमों के लिए जो आपतन कोण होता है, यानी कि आपतन कोण यहाँ पर क्या है साथियों, I तथा अपवर्तन कोण तथा अपवर्तन कोण, यहाँ पर अपवर्तन कोण क्या है, R है। क्या है, किन्हीं 2 माध्यमों के लिए आपतन कोण I तथा अपवर्तन कोण R। वहाँ पर आप जो एंगल लोगे वहाँ पर आप डिफाइन कर देना, ठीक है। यहाँ पर हमने I लिखा हुआ तो यहाँ पर I लिखा गया। किन्हीं 2 माध्यमों के लिए आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण की ज्या मतलब इसको साइन कहा जाता है, ठीक है। साइन का अनुपात एक नियतांक होता है, एक नियतांक होता है। और इसी को कहा जाता है साथियों प्रकाश का अपवर्तन का द्वितीय नियम। क्या होता है कि किन्हीं 2 माध्यमों के लिए आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण की ज्या का जो अनुपात होता है वह एक नियतांक होता है। इसको अगर हम लोग साइंटिफिक लैंग्वेज में लिखना चाहें तो मैथमेटिकल फॉर्म में, तो साइन I बाई साइन R इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है। इस कांस्टेंट के स्थान पर हम लोग लिख लेते हैं म्यू। म्यू क्या है, यहाँ पर डिफाइन कर रहा है कि जो अपवर्तनांक होता है उसको यहाँ पर डिफाइन करता है। और इसी नियम को बेसिकली जाना जाता है स्नेल का नियम, ठीक है। किस नियम से जाना जाता है, स्नेल का नियम। ओके साथियों, तो ये था फ्रेंड्स हम लोगों का प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, इसके क्या क्या एग्जाम्पल्स होते हैं, इसके नियम क्या होते हैं, इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे, इन सभी को हम लोगों ने समझने का प्रयास किया। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप लोग लाइक, शेयर और कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। अब हम लोग मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ में। अगला टॉपिक होगा साथियों हम लोगों का प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जिससे क्या होता है मैक्सिमम एग्जाम में यहीं से प्रश्न बनते हैं। आई होप आप लोगों को जो भी चीज़ें बताई गई हैं समझ में आ गया होगा। अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।